गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपड़ा, सहचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में अपकिरण क्या होता है और अपकिरण किस प्रकार से निकाला जाता है, किस किस विधि से अपकिरण निकाला जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जिसमें हमने रेंज मेथड को लिया था, क्वार्टाइल डेविएशन मेथड को लिया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज को लिया था, परसेंटाइल रेंज को लिया था, फिर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि सभी की हमने विस्तार से चर्चा करी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और प्रसरण क्या होता है उसको भी हमने जाना। इसी क्रम में अपकिरण को ज्ञात करने की एक विधि और भी होती है जिसको बिंदु रेखीय विधि या लॉरेंज कर्व के नाम से जाना जाता है। श्री मैक्स लॉरेंज ने इस विधि का आविष्कार किया था, इस कारण से इसको बिंदु रेखीय विधि या लॉरेंज वक्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि से अपकिरण निकालने के लिए सिमिलरली देखिए, हमने एक सवाल लिया है ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए कि लॉरेंज कर्व किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से इसमें अपकिरण की गणना की जाती है। तो देखिए, हमने दिया मजदूरी दर 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 30, 130 to 150। हमने दो जो फैक्ट्री है उनका डाटा लिया है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में 50 से 70 रुपए कमाने वाले 20 मजदूर से 70 to 90 15 है, 90 to 110 20 है, 110 to 130 20 है, 130 to 150 25 वर्कर्स हैं। फैक्ट्री बी में 50 to 70 150 वर्कर्स है, 70 to 90 जिनको वेज मिलता है वो 100 वर्कर्स है, 90 to 110 जिनको वेज मिलता है वो 90 वर्कर्स है, 110 to 130 जिनको मिलता है वो 110 वर्कर्स है, एंड लास्ट 130 to 150 जिनको मिलता है वो 50 to 50 है। अब इन डाटाज के आधार पर हमको ये पता करना है कि जो वेज रेट है उनमें वेरिएशन फैक्ट्री ए में ज्यादा है या फैक्ट्री बी में ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू लेते हैं। तो पहले का मिड वैल्यू है 60, 80, देन 100, देन 120, देन 140। अब हमको क्या करना है, इस मिड वैल्यू का कमल्टिव फ्रीक्वेंसी, कमल्टिव योग निकालना है। तो 60 में 80 जोड़ेंगे 140 में 100 जोड़ेंगे 240, फिर इसको जोड़ेंगे 360 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 500। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो जैसे इसका आएगा 60 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 12%। दूसरा आएगा 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आएगा 28%। तीसरा 240 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आएगा, इसका आपका परसेंटेज आएगा 48%। इस प्रकार से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो ये पहला आपका है 12%, दूसरा है 28%, तीसरा है 48%, 360 है, 360 का आपका हुआ 72% और ये हुआ 100%। क्योंकि लास्ट वाला है 500, लास्ट वाला क्या आएगा 500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100। इस प्रकार से हम कमल्टिव परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए, फैक्ट्री ए में 50 to 70 20 वेज मजदूर है, देन 15 मजदूर, देन 20, देन 20, देन 25। इनका भी कमल्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी है तो ये हुआ 20 में 15 जोड़ेंगे 35 में 20 जोड़ेंगे 55 में 20 जोड़ेंगे 75 और ये 100। इसका भी परसेंटेज कमल्टिव परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 20। दूसरे का 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 35। तो लगभग ये वही आएगा क्योंकि यहाँ पर 100 है तो ये आएगा 20, ये हुआ 35, ये हुआ 55, ये हुआ 75, ये हुआ 100। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्री फर्स्ट है उसके डाटा लिखेंगे, फिर उसका कमल्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उसका कमल्टिव परसेंटेज निकालेंगे। सिमिलरली हम वही काम दूसरी फैक्ट्री के मजदूरों के साथ करेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स 150, देन 100, देन 90, देन 110, देन 50। इनका भी कमल्टिव एडिशन करेंगे तो 150 में 100 जोड़ेंगे 250 में 90 जोड़ेंगे 340 में ये जोड़ेंगे 450 और ये आएगा 500। अब वही कमल्टिव परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज टोटल 150 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100
दैट इज 30, फिर 250 मल्टीप्लाई बाय 500, सो एडिशन बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 150। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा आपका 30%, ये आएगा आपका 50%। इसके बाद में ये आएगा आपका 68%, ये आपका 90%, ये 100%। इस प्रकार से पहले इसका ये निकाल के एडिशन करके परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसका इसको लिखेंगे, इसके बाद इसका कम्पलीटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और कम्पलीटिव परसेंटेज निकालेंगे, फिर बी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर इसका कम्पलीटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आप इसको यूं लिख सकते हैं एफ सी एफ परसेंटेज सी एफ, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए परसेंटेज कम्पलीटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्पलीटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या 0 से 100 तक हमारे पास है, तो हमने यहाँ मजदूरों की संख्या देखी ग्राफ में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100। हमने यहां इस तरफ लिया है वर्टिकल अक्ष पर जब भी हम लेंगे वहां लेंगे मजदूरी, और हॉरिजॉन्टल अक्ष पर हम लेंगे मजदूरों की संख्या। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इधर मजदूरों की संख्या ले सकते हैं, मजदूर इधर लेंगे, पर ऐसी स्थिति में जो आप निष्कर्ष निकालेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लॉरेंस कर्व बनाएं, मजदूरी को वर्टिकल अक्ष पर लें और नंबर ऑफ वर्कर्स को आप हॉरिजॉन्टल अक्ष पर लें। तो हमने क्या किया, यहाँ मजदूरी ली 0, 10, 20, 30, 100 तक, क्योंकि परसेंटेज में लेना है, मजदूरी भी यहाँ आपकी परसेंटेज में है और मजदूरों की संख्या भी आपकी क्या है, परसेंटेज में। फिर इसको उल्टा लिया 100, 90, 80, 70, ग्राफ पेपर में आप उल्टा लिखेंगे, एक तरफ 100 आएगा, एक तरफ 0 आएगा, तो आप इसको यहां मिला देंगे। ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सम वितरण रेखा है। अगर आपका ग्राफ इसके ऊपर आता है, इसका मतलब मजदूरी दरों में कोई भी अंतर नहीं है, हर मजदूरी दर में लगभग बराबर मजदूर रखे गए हैं। पर इसमें डिफरेंस आता है, इसका मतलब मजदूरी दरों में विचरण है। कहीं हो सकता है ज्यादा मजदूरी दर पर ज्यादा श्रमिक रखे गए हों और किसी फैक्ट्री में हो सकता है कम मजदूरी दर पर ज्यादा श्रमिक रखे गए हों। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए 12% में एक जगह 20% आ रहा है, एक जगह 30% आ रहा है। तो देखिए मजदूरी दर 12%, ये 12 हमने लिया, 12 पर एक जगह 30% आ रहा है, तो ये हमने 12 पर लिया 30%, और दूसरे पर आ रहा है 20%, ये 20%। दूसरा हमने लिया 28%, 28 जो मजदूरी है 28 रुपीज, 28 रुपीज पर एक जगह 35% है और बी फैक्ट्री में 50% है। तो ये आपका 28 में बी फैक्ट्री में 50% और दूसरी में 35%, ये 30 और 35%। तीसरी वेज का है 48 पे इसमें 55% है, दूसरे में 68% है। तो 48 हम यहां लेंगे मजदूरी दर 48 पर ए मजदूर, ए में तो है 55, 48 में ए में है 55, ये 45, ये 55, यहां से आएगा 55, ये 48, और बी में है 68%, तो 70 और ये 68%। अगला 72 मजदूरी है, उसमें ए फैक्ट्री में 75% मजदूरों को मिलता है और बी में 90% को 72 के आसपास मजदूरी मिलती है। तो हमने क्या किया, 72 ये कैलकुलेट किया, 72 में एक का है 90 और दूसरे का है 75, 70 और 5, 75, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। और लास्ट में इस 100 पर इसका भी 100 है, इसका भी 100 यहां मिलेगा। तो देखिए बी फैक्ट्री के लिए हम कर्व बना रहे हैं, ये आपका हुआ, ये सिंपल। ए फैक्ट्री के लिए कर्व, तो संवितरण रेखा से ए पास में है, बी का मजदूरी दर डिफरेंस है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अगर हम मजदूरों में वितरण की दृष्टि से देखें तो ए फैक्ट्री के मजदूरों में वितरण में संगतता अधिक है, बी फैक्ट्री के मजदूरों में विषमता अधिक है। आप वैसे भी डाटा को देखिए तो यहां देखिए बी फैक्ट्री वाला कम मजदूरी दर पर ज्यादा श्रमिकों को रखता है,
जबकि इसमें लगभग उतने ही श्रमिक है, कहीं 5 कम है, कहीं 5 ज्यादा है। यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक जगह इसने 150 रखे हुए हैं, दूसरी जगह ओनली 50 रखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ वेज रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मजदूरों की संख्या में, जबकि वहां इतना डिफरेंस नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉरेंज कर्व से हम ये बता सकते हैं कि किस श्रेणी में विषमता ज्यादा है या किस श्रेणी में हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी अच्छी है। तो ए श्रेणी में कंसिस्टेंसी अच्छी है, और अगर हम बोले कि वितरण जो है तो बी श्रेणी में विषमता अधिक है। इस प्रकार से बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से भी अपकिरण की गणना की जा सकती है। और बिंदु रेखीय, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अपकिरण ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधि को क्या कहा जाता है। तो आपको जैसा पहले से ही बता चुके हैं कि लॉरेंज कर्व वह विधि है जिसके माध्यम से अपकिरण को बिंदु रेखीय विधि से निकाला जा सकता है। थैंक यू।